विदेश से लौटे राहुल गांधी, क्या नया बवाल हो गया? चीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कौन सा नया मोर्चा खोल दिया? बीजेपी दफ्तर में चीन की पार्टी, कांग्रेस ने गदर काट दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि सब हैरान रह गए। ट्रंप के खिलाफ भारत से सटते चीन का नया धोखा, कश्मीर के किस हिस्से को अपना बताया, भारतीय सेना ने कैसे तगड़ा जवाब दिया, और जिस शख्सगाम वैली पर चीन दावा ठोक रहा है उसकी वो तस्वीर जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, आज ये सबसे पहले चैप्टर में लेकर आया हूं। एक तरफ दुनिया में नए नए युद्ध शुरू होने के खतरे मंडरा रहे, दूसरी तरफ देश में भी राजनीति का युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल डिप्लोमेसी से निपट रहे हैं, तो उन पर चौतरफा सियासी अटैक कांग्रेस ने शुरू कर दिए। राहुल गांधी भी विदेश से लौट आए। कुछ दिन पहले तक ब्लॉगर ने दावा किया था कि उसने राहुल गांधी को वियतनाम में देखा और उनसे मिला भी। आज राहुल गांधी बड़े दिनों बाद देश में दिखे। इधर राहुल गांधी देश लौटे तो सोनिया गांधी भी मोदी पर हमला बोलने लगी। लेकिन आज कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर पहला बड़ा अटैक चीन को लेकर किया, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता भारत आए हुए हैं और भारत आकर चीन के नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के नेताओं से मीटिंग की। कांग्रेस ने इसी पर बवाल काट दिया कि बीजेपी चीन को लेकर कांग्रेस को तो बहुत कुछ कहती रहती है, लेकिन खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिल रही है। बंद कमरे में बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या बात हो रही है? कौन सी सीक्रेट डील चल रही है? बीजेपी के नेता चीन से क्यों मिल रहे हैं? यह क्या चल रहा है? इस तरह के सवालों की बौछार कांग्रेस ने शुरू की। बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर क्या जवाब दिया? इधर चीन की बीजेपी के नेताओं से मीटिंग गजब घमासान पैदा कर रही है। उधर चीन ने क्या नया कांड कर दिया भाई? कैसे चीन ने पीओके की उस शख्सगाम वैली पर दावा ठोक दिया, जो शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दी। शख्सगाम वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? चीन के नए दावे के पीछे उसकी कौन सी चाल है? सरकार से लेकर सेना तक भारत ने कैसे पीओके की शख्सगाम वैली पर चीन को तगड़ा जवाब दे दिया, आज आपको सब दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि चाहे चीन की ऐसी हरकतें हों या फिर अमेरिका में ट्रंप की हरकतें, किसी पर भी पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पीएम मोदी कैसे अमेरिका और चीन दोनों को से एक साथ डील भी कर रहे हैं, और यह भी बीच बीच में याद दिला रहे हैं कि रिश्ते अपनी जगह, लेकिन चीन हो या अमेरिका, भारत किसी की दादागिरी नहीं सहेगा। आप देखिए कि भारत पर टैरिफ लगाने वाला अमेरिका कल ही भारत को अपना सबसे अहम पार्टनर बता रहा था, लेकिन आज भारत ने ब्रिक्स देशों का लोगो लॉन्च कर दिया। ब्रिक्स वो मंच है जिसका नाम सुनते ही ट्रंप को एकदम आग लग जाती है, लेकिन भारत ने सीधा मैसेज दे दिया कि अमेरिका से तनातनी के चक्कर में ब्रिक्स डीरेल नहीं होगी बॉस। इसी तरह चीन के साथ भी भारत के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में मजबूत होते दिखे, लेकिन फिर चीन ने नया कांड किया बॉर्डर को लेकर, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई कि यह सब गलतफहमी न पालना कि तुम्हारा है। चीन तो पहले भी भारत के लिए बहुत भरोसेमंद देश नहीं रहा, अब ट्रंप अमेरिका को भी उसी कैटेगरी में ले आए हैं। इसलिए दोनों से डील करते हुए पीएम मोदी बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहे हैं। जहां डोज देना जरूरी है वहां डोज दे रहे हैं, जहां बातचीत और रिश्ते मजबूत करने जरूरी है वहां वो भी चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नए घमासान से लेकर चीन और भारत के बीच जो नया तनाव पैदा हुआ, सबकी बात हो, लेकिन पहले एक झलक देखिए। कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की, वो चीन की। चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। Any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध की बातें चल रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप क्या ईरान पे चढ़ाई करने वाले हैं। इधर नरेंद्र मोदी की तैयारी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। चीन अलग खेल कर रहा है। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि भारत में कैसे चीन को लेकर राजनीति का युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी की उस मीटिंग पर बवाल काटा है, जो मीटिंग चीन के नेताओं से बीजेपी की हुई। कल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी। चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं की एक टीम भारत आई हुई, और इसी में कल वो बीजेपी के ऑफिस में जाकर बीजेपी के नेताओं से मिले। इसके बाद बवाल मच गया बॉस, क्योंकि एक तरफ यह मीटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ चीन पीओके के शख्सगाम घाटी पर दावा ठोक रहा था, जो भारत का हिस्सा है। इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो आग बबूला है। वो बीजेपी से भिड़ गई कि बीजेपी ने बंद कमरे में चीन को लाल आंखें क्यों दिखाई, या दिखाई भी या नहीं दिखाई। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे हैं, फिर आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या जवाब दिया। करिए बैठक, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें बैठकों में दिक्कत नहीं होती रहनी चाहिए, लेकिन देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के हितों से समझौता करने वाले के साथ जब आप बैठकें करते हो तो आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको और देश को जवाब दिलवाना चाहिए।
चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? ये जानना तो देश का हक है। बीजेपी के नेताओं और चीन के नेताओं की जिस मीटिंग पर कांग्रेस भड़की हुई है, उस मीटिंग में क्या हुआ, कैसे वो मीटिंग हुई, है हम आपको बताते हैं। असल में चीन की सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से जुड़े वाइस मिनिस्टर सुन हयान की अध्यक्षता में एक दल बीजेपी के नेताओं से मिला। इस मीटिंग में बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने चीन के नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि यह मीटिंग दोनों पार्टियों के बीच इंटर पार्टी कम्युनिकेशंस को बढ़ाने को लेकर हुई। मीटिंग में चीन के राजदूत भी मौजूद रहे। यह एक औपचारिक मीटिंग थी जिसमें दोनों पार्टियों के नेताओं ने संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मीटिंग से दिक्कत नहीं है, मीटिंग में चीन से जवाब मांगना चाहिए, अगर मांगा तो उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन फिर कांग्रेस को भी साथ के साथ यह भी बता देना चाहिए था कि जब राहुल गांधी साल 2017 में चीन के राजदूत से मिले तो राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों पर चीन से जवाब मांग लिया था। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि चीन ने क्या जवाब दिया? उस वक्त तो बॉर्डर पर डोकलाम में चीन के साथ टकराव चल रहा था। उस वक्त तो चीन के राजदूत से मीटिंग को लेकर कांग्रेस ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। सवाल उठता है कि जब डोकलाम हो रहा था तब राहुल गांधी मिल सकते थे, अभी चीन से रिश्ते सुधर रहे हैं तो बीजेपी क्यों नहीं मिल सकती, यह सवाल पूछा जा रहा है। शुरू में तो मुलाकात को ही फेक न्यूज बता दिया गया था, तब फिर जब चीन की एम्बेसी ने राहुल गांधी से मुलाकात की खबर छाप दी तो जाकर कांग्रेस ने मान लिया था। राहुल गांधी ने मान लिया, लेकिन मीटिंग को लेकर सिर्फ यही कहा कि जरूरी मुद्दों पर जानकारी लेना उनका काम है। यानी जो काम राहुल गांधी ने किया उसी काम के लिए कांग्रेस बीजेपी को कोस रही है। कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अमेरिका से लेकर चीन तक पीएम मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। सुनिए एक बार पवन खेड़ा। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। कांग्रेस पार्टी फिर वही नैरेटिव गढ़ रही है कि मोदी डरते हैं, जबकि कल या उसके पहले लगातार दुनिया देख रही है कि अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, जबकि सारी दुनिया मक्खन लगा रही थी। यह खुद डोनाल्ड ट्रंप के नेता ने बताया। डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत आकर कह रहे हैं कि भाई भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश नीति मोदी को नहीं आती। यही कर करके मोदी 11 साल से पीएम है। चीन के नेताओं से मिलने पर जो कांग्रेस इतना हल्ला काट रही है, खुद उसके नेता भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे हैं। आज सुबह ही कांग्रेस नेताओं का एक दल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन से मिला। कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग को देख रहे सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन के नेताओं की पहल पर यह मुलाकात हुई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह मुलाकात सरकार की सहमति और उनकी जानकारी में हुई है। अब सवाल उठता है कि भाई बीजेपी मिली तो उसकी तो फोटो आ गई, कांग्रेस के लोग मिले तो फोटो क्यों नहीं आई? और आप खुद मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बीजेपी की बंद कमरे में क्या बात हुई, आपकी बंद कमरे में क्या बात हुई, यह भी तो नहीं बता रहे आप। और कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर यह आरोप लगा रहे थे कि उनकी सरकार किसी भी विदेशी मेहमान को उनसे मिलने नहीं देती। सूत्र तो यह भी खबर दे रहे हैं कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि इस तरह की बैठकें औपचारिक शिष्टाचार और आपसी सद्भावना के उद्देश्य से होती हैं और इन मंचों पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा नहीं की जाती। यानी कांग्रेस अपने मामले में सब जानती है। भाई जब भारत और चीन की सरकार की बात हो रही है, वहां सेनाएं डिसएंगेजमेंट कर रही हैं। भारत की सेना अब उस इलाके में भी पेट्रोलिंग कर रही है जहां 1962 के बाद जमीन उस समय गवा दी गई। तो वहां तो चीजें चल ही रही हैं। पार्टी लेवल पे बात होगी कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। और खुद कांग्रेस पार्टी के लोग मिल रहे हैं। चीन के नेताओं से मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो राहुल गांधी की तरह चीन से चोरी छिपे कोई एमओयू साइन नहीं कर रहे थे। जब स्थिति बेहतर होती है तो इस तरह की फॉर्मल मीटिंग होती है। सुनिए बीजेपी ने क्या सफाई दी।
चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। एक फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जब स्थिति बेहतर होती है, और ये एक फॉर्मल मीटिंग का प्रक्रिया। यानी बीजेपी का तर्क यह है कि अभी चीन से हालात स्थितियां कुछ बेहतर हैं, इसलिए मिल लिए। बीजेपी के अलावा चीन के नेता आरएसएस के नेताओं से भी मिले। चीन के सीसीपी नेताओं ने संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले से भी मुलाकात की। यह बैठक दिल्ली में संघ मुख्यालय में करीब आधे घंटे चली। संघ सूत्रों का कहना है कि यह महज एक औपचारिक मुलाकात थी। इस मुलाकात की रिक्वेस्ट भी चीन की तरफ से आई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुलाकात पर भी सवाल उठा दिया। पूछ लिया कि संघ के लोग क्यों चीन के नेताओं से मिल रहे हैं। आप क्यों मिल रहे हैं भाई? आप मिल सकते हैं, संघ के लोग नहीं मिल सकते। सुनिए एक बार। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? चीन को लेकर भारत में यह बवाल तब हो रहा है जब राहुल गांधी विदेश से लौट कर आए। कल ही एक ब्लॉगर ने दावा किया था कि उसने राहुल गांधी को वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर देखा था और राहुल गांधी से मिला भी था। इस ब्लॉगर ने फोटो और वीडियो भी शेयर किए थे। बीजेपी ने पहले ही दावा कर दिया था कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने फिर से विदेश गए हुए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी विदेश से लौट आए। आज तमिलनाडु के नीलगिरी में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें वो छात्रों के बीच थे। इसी में राहुल गांधी ने जब एक छात्र ने पूछा कि वो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखना चाहेंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करने लगे, प्रोडक्शन की बात करने लगे, चीन की बात करने लगे। देखिए राहुल गांधी के कार्यक्रम में क्या हुआ। Today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. Yes, sir. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. बच्चा पूछ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आप चाहेंगे। राहुल गांधी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग चाइना समझाने लग गए। कह रहे हैं आज की डेट में सब चाइना बना रहा है। तो आपके समय में क्या चाइना में कुछ नहीं बनता था? सब भारत में बन रहा था। आज की डेट में तो जितना भारत में मोबाइल है उसमें से ज्यादातर भारत में ही बन रहा है। आपके समय में तो कितना बनता था वो सबको पता है। राहुल गांधी से पूछा गया एजुकेशन पर, लेक्चर दे डाला मैन्युफैक्चरिंग पर, चीन पर। मतलब अलग लेवल पर इनका हिसाब चलता है। लेकिन इधर चीन का जो खेल है वो आप देखिए कि पीओके की शक्सगाम वैली जो भारत का हिस्सा है उसे चीन ने अपना बता दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है। अपने ही क्षेत्र में चीन की बुनियादी ढांचा गतिविधियां बिल्कुल उचित हैं। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि यह संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो चीन के साथ, जिस तरह से चीन एकदम भारत भारत कर रहा है, वैसे भारत चीन नहीं कर रहा था। और हमने आपको इसकी वजह बताई थी कि भारत बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि उसको पता है चीन बाकी सारी चीजों को देखकर, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखकर, जियो पॉलिटिक्स देखकर भारत से सटना तो चाहता है। लेकिन बॉर्डर के मामले पर यह तनातनी दोनों देशों के बीच चलती रही, क्योंकि चीन को अपने यहां के लोगों को भी मैसेज देना है। हालांकि चीन को तगड़ा जवाब देने में भारत ने कोई देर नहीं की। भारत ने क्या जवाब दिया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि चीन ने इस नए टकराव में जिस शक्सगाम वैली का नाम लेकर आया, वो शक्सगाम वैली है कहां, थोड़ा आपको इसके बारे में भी बताता हूं। ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर सियाचिन का ग्लेशियर है, एक बार दिखाइए। और ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं, ये शक्सगाम वैली है। और ये शक्सगाम वैली उसी पीओके में है जो भारत का है। तो भाई जब पूरा पीओके भारत का है तो तुम्हारा शक्सगाम वैली कैसे हो जाएगा? शक्सगाम घाटी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास में, इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। यह घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और आप देखिए ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। इसके एक साइड में पीओके है और दूसरी साइड में चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, दूसरी तरफ चीन का अवैध कब्जा है। तो जब ये पूरा पीओके हमारा, अक्साई चीन हमारा, तो ये हिस्सा शक्सगाम वैली तुम्हारा कैसे हो जाएगा? बोलने से हो जाएगा। शक्सगाम वैली को आपने मैप पर तो देख लिया। इस जगह की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। यह इलाका करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का है।
यह पूरी घाटी काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 14,000 से 15,000 फीट के बीच में। यह इलाका उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है। यानी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये, और वैसे ही अहम है जैसे अहम लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर है। शख्सगाम वैली कैसे हमेशा भारत का हिस्सा रही है और कैसे पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया था और कैसे पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाली यह जमीन चीन को दे दी थी, उसका इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। पहली बात तो यह है कि शख्सगाम घाटी हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही। जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो उसी के साथ शख्सगाम वैली भी भारत का हिस्सा थी। लेकिन 1948 में मुजाहिदों के जरिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला। पीओके के जरिए पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली पर अवैध कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद शख्सगाम वैली की कहानी में चीन की एंट्री कैसे हुई, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई और चीन से उतनी नजदीकियां नहीं थी। लेकिन साल 1959 में चीन ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। चीन ने एक ऐसा मैप जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों को चीन का बता दिया। साल 1961 में पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान ने इसके विरोध में चीन को एक नोट भेजा। चीन ने कोई लोड ही नहीं लिया, जवाब तक नहीं दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। 1961 के अंत में ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की मेंबरशिप के समर्थन में वोट कर दिया। इसके बाद 1962 में चीन ने पाकिस्तान से जुड़े मैप को वापस ले लिया और बातचीत की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान ने भी चीन के गुस्से से बचने के लिए 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट की घोषणा कर दी। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा की गई शख्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। अरे भाई, जब तुम्हारा है ये नहीं, तुम गिफ्ट कैसे दे दोगे? लेकिन भाई उसका तो अपना हिसाब था, उसने चीन को उठा के दे दिया कि लीजिए मेरा है, आप ले जाइए। अरे तुम्हारा कैसे, पीओके हमारा है भाई। शख्सगाम के बदले पाकिस्तान को चीन से जो रिटर्न गिफ्ट मिला वो था पाकिस्तान अधिकृत कब्जे को मान्यता देना। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान को चीन से मिलिट्री और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट भी मिल गया। यानी जो इलाका पाकिस्तान का था ही नहीं, जो इलाका भारत का है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा था, उसे पाकिस्तान ने डर के मारे चीन को दे दिया। और आज नहीं, 1963 में ददे दिया। अब चीन कह रहा है कि यह मेरा इलाका है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह साफ कह दिया कि भारत ना तो तुम्हारे 1963 के एग्रीमेंट को मानता है, ना ही चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर को मानता है। मतलब भारत ने क्लियर कर दिया कि तुमको जो बोलना है बोलो, हम मानते ही नहीं है। अब यह समझिए कि शख्सगाम वैली को लेकर अचानक बवाल क्यों मचा है। भाई दिया तो 1963 में दे रखा है तब से। दरअसल चीन शख्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, रोड बना रहा है। चीन ऑल वेदर रोड बना रहा है जो भारत के सीमा के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दावा है कि चीन यहां 75 किलोमीटर के करीब रोड बना चुका है। यही वजह है कि भारत चीन का कड़ा विरोध कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ही चीन को कह दिया था कि भाई शख्सगाम वैली भारत की है। भारत ने साफ कहा कि उसे अपने हितों की रक्षा के लिए एक्शन लेने का भी अधिकार है। सुनिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान पिछले हफ्ते शुक्रवार का है। तो जो पवन खेड़ा ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी के नेताओं से चीन की पार्टी के लोग मिले और इधर शख्सगाम वैली पर चीन ने दावा ठोक दिया। चीन को पाकिस्तान ने गलत तरीके से वो गिफ्ट किया 1963 में, और चीन अभी उसकी याद फिर से इसलिए दिला रहा है क्योंकि भारत में बीजेपी और चीन की पार्टी की मुलाकात के पहले ही शुक्रवार को पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने चीन को हड़का दिया था कि भाई मेरी जमीन है, मेरा इलाका है, वहां तुम क्या कर रहे हो।
और इसलिए चीन ने कहा कि भाई शक्सगाम वैली तो मेरी है, या हम उस पर दावा करते हैं, जो भी। तो भारत हड़का रहा है, इसलिए चीन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। बीजेपी और चीन की पार्टी की डील नहीं हो गई है कि हम तुमको उठा के दे रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस कैसे नैरेटिव बनाती है। चीन को लेकर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि चीन के साथ तो हम रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। दरअसल ये समझना होगा कि चीन के साथ रिश्ते ऐसे ही चलेंगे बॉस, क्योंकि बॉर्डर विवाद को ना तो वो छोड़ेगा ना भारत छोड़ेगा। ये बात समझते हुए ही चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि बॉर्डर विवाद की वजह से बाकी चीजें ना रुकें। चीन ये सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। आप देखिए, ट्रंप ने अब ईरान को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है कि जो देश ईरान से बिजनेस करेगा उस पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। ईरान से बिजनेस करने वालों में चीन भी है, भारत भी है। यानी ट्रंप एक साथ भारत और चीन दोनों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ट्रंप कहां रुकेंगे यह कोई नहीं बता सकता। ऐसे माहौल को देखते हुए भी चीन को भारत का साथ चाहिए। ट्रंप की अनिश्चितता की वजह से भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। भारत अमेरिका से ट्रेड डील पर बात भी कर रहा है और अमेरिका को झटका देने के लिए ब्रिक्स की तैयारी भी तेज कर रहा है। आज ही भारत ने ब्रिक्स का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन है, रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और ब्रिक्स वो संगठन है जिसका नाम सुनते ट्रंप का पारा हाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि इधर अमेरिकी राजदूत ने कह दिया, ट्रंप के खास ने कह दिया कि भारत से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो भारत एकदम गदगद हो गया कि ना आप तो ब्रिक्स छोड़ देते। भारत अपनी चीजें करता जा रहा है। तुमको सूट करता है दोस्ती करो, तुमको नहीं सूट करता है कोने में बैठो। और यही हिसाब चीन के साथ भी है कि तुम बॉर्डर पे जितना उछलना है उछल लो, जो हमारा हिस्सा है वो तो हमारा है, हम बताएंगे भी और लेंगे भी। हाँ, बाकी चीजें ठीक करना है तो कर लो। और वही हिसाब अमेरिका से चल रहा है। लेकिन यहां कई लोग छुट्टी से लौटे हैं तो हंगामा हो रहा है। खैर, हंगामा खाली इसी को लेकर थोड़ी हो रहा है। पाठशाला में अगली क्लास देखिए, अलग लेवल का हंगामा है भाई। 32 तोड़ने की धमकी, जुबान काटने की धमकी, मंच से गाली गलौज। भाई ठाकरे, ओवैसी और इन सब ने मिलकर बीएमसी चुनाव में क्या गदर काट रखा है। छोटे ओवैसी के बाद अब किसने पुलिस हटाने की चुनौती दे दी, मस्जिद में घुसकर देख क्या होगा, किसने ये कह दिया है। अब देखिए कैसे महाराष्ट्र में बवाल मचा है, मुंबई में बवाल मचा है। भाई महाराष्ट्र में इस वक्त एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसने संसद और विधानसभा के चुनाव में जो गर्मी होती है उसको फेल कर रखा है। कहने के लिए नगर निगम का चुनाव है, लेकिन आग लगी है बॉस। कोई किसी का मुंह तोड़ देने को तैयार बैठा है, कोई कह रहा है कि जीभे काट देंगे। गाली चल रही है, धमकी चल रही है, ऐसे गाली धमकी चल रही है जैसे फूल बरस रहे हैं। राज ठाकरे सबसे आगे, ओवैसी ने भी गजब कहर ढाया हुआ। एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ ओवैसी, लेकिन बाकी नेता भी पीछे नहीं है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन तक कैसे ये सब नेता गदर काटे हुए हैं आप खुद देखिए। कोई नेता कह रहा है कि 32 तोड़ दूंगा, कोई कह रहा है कि जुबान काट दूंगा, कोई मंच से गाली दे रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई पीएम मोदी को चेतावनी दे रहा है, कोई 15 मिनट की याद दिला रहा है, कोई पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि बाहर निकलो तो देखें, कोई कह रहा है कि मस्जिद में आओ तो पता चल जाएगा। मतलब है सब बवाल मचा रखा है बॉस इन लोगों ने कि पब्लिक भी हैरान है कि नगर निगम का चुनाव है कि क्या है भाई। लेकिन बीएमसी का बजट भी तो 75,000 करोड़ है। लग ऐसा रहा है कि चुनाव ना हो, कोई पहलवानी अखाड़ा हो गया। खुल्लम खुल्ला ताल ठोकी जा रही है। बीएमसी के चुनाव ने कैसे गदर मचा दिया है, एक एक डिटेल बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर तो देखिए। पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बॉस, बीएमसी के चुनाव को लेकर जो तनातनी, जो गर्मी चल रही है, वही बता रही है कि इसमें कितना कुछ दांव पे लगा हुआ है। ठाकरे ब्रदर्स का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है और इसके लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार के दौरान कहीं यह नहीं लगा कि यह नगर निगम का चुनाव है। एक से एक धुरंधर नेता प्रचार के लिए उतरे हुए थे।
प्रचार के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बटोरी। अबू आजमी ने तो सीधे ओवैसी से पंगा ले लिया। सुनिए कैसे अबू आजमी ने पटक के 32 तोड़ देने की धमकी दे दी भाई ओवैसी को। सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए। ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, पटक दूंगा, 32 बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी, एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। भाषा देख रहे हैं आप, अबू आजमी कह रहे हैं पटक के दांत तोड़ दूंगा। क्या भाषा है भाई। एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने अन्नामलाई को गाली दे दी थी, उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कह रहे थे, अब खुलेआम पटक के 32 तोड़ने की बातें होने लगी हैं। ओवैसी के अलावा अबू आजमी ने नीतीश राणे के खिलाफ भी विवादित बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर जनता ने ताकत दी तो वो उनकी जुबान काट देंगे। सुनिए इन भाई साहब को। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। खुलेआम धमकियां दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे कोई पीछे हैं। नीतीश राणे पहले भी अपने बयानों से विरोधियों में आग लगाते रहे। अब बीएमसी के मेयर को लेकर नीतीश राणे ने जो कहा उस पर भी बवाल मच गया। सुनिए नीतीश राणे। मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है, इतना मैं आपको कह के जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक कुड़ी चालू हुए लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। यानी नेता कोई भी हो बॉस, बीएमसी के चुनाव में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। कह रहे हैं कि सबको उठा के पाकिस्तान में अब्बा के पास भेज देंगे। तो बीएमसी का चुनाव जीतेगा तभी भेज पाइएगा, अभी क्यों नहीं भेज रहे हैं? मतलब सब अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं भाई। बड़ी लड़ाई तो मुस्लिम वोटों के लिए चल रही है, क्योंकि ओवैसी पूरी ताकत से लगे हैं कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दें। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है। ओवैसी बीएमसी चुनाव के जरिए खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्थापित कर रहा है। आप देखिए ओवैसी की प्लानिंग क्या है। ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने कुल 27 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। मुंबई में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 25% है। ओवैसी मुस्लिम महिला के मेयर बनने की बातें करते हैं, मुसलमानों को लीडरशिप तैयार करने के लिए कहते हैं, मुंबई में संभल और दिल्ली की मस्जिद का मुद्दा उठा देते हैं। ओवैसी जानते हैं कि अगर बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनकी चर्चा नेशनल लेवल पर होने लगी। अगर उन्होंने मुंबई में सेंध लगा दी तो महाराष्ट्र में उनका विस्तार हो जाएगा। इसलिए वो मुसलमानों के सेंटिमेंट भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुनिए एक बार उनको। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता
संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। सीनियर ओवैसी मुस्लिम सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, मोदी सरकार पर मुस्लिम पर जुल्म करने का आरोप लगा रहे हैं, तो जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे अग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं, सुनिए उनको भी जरा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी और भड़काऊ बयानों का पुराना नाता रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि मुसलमानों में कितनी ताकत है, और अब महाराष्ट्र में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से अपने भाषण में 15 मिनट का जिक्र किया है। डालेंगे ना, 15 मिनट निकालेंगे ना, वोट डालने के लिए 15 मिनट निकालेंगे ना, 15 को मजलिस को कामयाब कर रहे। हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बीएमसी चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सारी लाइमलाइट अबू आजमी, नितेश राणे और ओवैसी लेकर चले गए। इधर ठाकरे भाई भी विवादित बयान देने में पीछे थोड़े ही हैं। राज ठाकरे ने बीजेपी नेता अन्नामलाई को मंच से गाली दे दी, रसमलाई कहा, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ जैसे बयान दिए। वहीं उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में अजीब बातें कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी वाले गोमूत्र के लिए लाइन लगा सकते हैं लेकिन रक्तदान के लिए नहीं। बीजेपी इतनी बेशर्म है कि वो रावण को भी अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम फडणवीस ने कहा कि वो हिंदुत्व पर गर्व करते हैं, इसलिए हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, उद्धव जी के भाषण में विकास का मुद्दा दिखाइए और मेरे से 5,000 रुपया ले जाइए। हमारे अगर भाषण आप देखेंगे तो उनको जवाब देते हैं हम, और हिंदुत्व क्यों नहीं बोलेंगे भाई, हमको गर्व है, हमारे हिंदुत्व पर गर्व है, वी आर अनअपोलोजेटिक, इसलिए हम हिंदुत्व बोलते हैं। लेकिन हमारी भाषणों में 95% केवल डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट पे बोलते ही नहीं है। लोग भी कह रहे हैं कि क्या दिन आ गया है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी के वारिस जो हैं वो हिंदुत्व से उनको दिक्कत हो रही है। उद्धव ठाकरे बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे अलग ही लेवल पर जाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की नकल उतार दी। आदित्य ठाकरे ने जो मिमिक्री की उस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है, देखिए जरा। आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेब, आम्ही इथून बांगलादेशला काढणार, ये जलवा है मेरा, मैं आऊंगा। आता काही लोकांनी काल माझीच नक्कल केली, मला मजा येते कोणी माझी नक्कल केली तर मला आवडतं, मला काय प्रॉब्लेम नाही आहे, पण त्यांना हे समजायला पाहिजे, अरे नक्कल करता करता काकाच्या पक्षाची काय स्थिती झाली। उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो, वो हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, सीएम देवेंद्र फडणवीस पर अटैक कर रहे हैं। उधर राज ठाकरे को हिंदी भाषी और तमिल भाषियों को डराने धमकाने के पुराने काम में लगा दिया है। मराठी के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, उत्तर भारतीयों को धमकी दे रहे हैं, जबकि इस तरह की राजनीति को महाराष्ट्र लगातार नकार रहा है। पिछले साल भी राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी की थी, जिस पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को तभी चेतावनी दी थी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया और उत्तर भारत के नौजवान राज ठाकरे से मिलने चले गए
तो राज ठाकरे झेल नहीं पाएंगे। सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाओगे। भाई बीएमसी का चुनाव है इसलिए जुबानी तोप गोले चल रहे हैं, लेकिन अगला चैप्टर देखिए, वहां पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तोप गोले चलने की तैयारी हो गई है क्या? भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर ठोकने को फुल तैयार। उधर चीन देने जा रहा है पाकिस्तान को ऐसा धोखा कि मुनीर रोएगा क्या? चीन का पाकिस्तान के साथ वो खेला, भारत ने ठोकना शुरू कर दिया तो हाफिज सईद और दाऊद को मादुरो की तरह टांग लाएगी सेना क्या? अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान इस वक्त ऐसा घबराया हुआ है कि कभी पाठशाला देखता है कि भाई देखें कहीं कोई रिपोर्ट ना आ गई हो कि भारत जो है वो अटैक करने वाला है, मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं तो बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर चेक कर रहा है कि कहीं भारत कोई हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा। इतना पाकिस्तान घबराया हुआ, ड्रोन भेज के चेक कर रहा है। यहां नरेंद्र मोदी ने गजब की तैयारी कर रखी है। आज सेना ने खुली चेतावनी मुनीर को दे दी कि तुम्हारे 8 टेरर कैंप अभी भी एक्टिव हैं और भारत की पूरी नजर है इन पर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है। सेना ने आज पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि पिछली बार तो पाकिस्तान को छोड़ दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की बस एक गलती का इंतजार था। ग्राउंड एक्शन तक के लिए भारत के टैंक तैयार खड़े थे। इसलिए इस बार जब युद्ध होगा तो कयामत ही आ जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नरेंद्र मोदी ने सेना की तैयारी को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे धड़ाधड़ भारत टेस्ट पर टेस्ट कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला क्या चेतावनी दे दी आज। इधर पाकिस्तान को घुसकर ठोकने की भारत फुल तैयारी किए बैठा है। उधर चीन पाकिस्तान को धोखा कौन सा देने वाला है? ऐसा धोखा कि मुनीर भी रोता रहेगा और कोई बचाना भी नहीं आएगा। चीन ने पाकिस्तान के साथ वो कौन सा खेला किया है कि अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान को मारना शुरू किया तो हाफिज दाऊद जैसों को सेना टांग कर ले आएगी क्या, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इस सब के बारे में आज बात होगी। लेकिन जो ट्रेलर दिखा है बॉस भारत पाकिस्तान को लेकर, आप भी देखिए। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में। इधर मोदी और भारत की तैयारी, उधर चीन का धोखा। मुनीर का बुरा हश्र होने वाला है। चीन से पाकिस्तान को क्या धोखा मिलने वाला है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, अभी पिक्चर कभी भी शुरू हो जाएगी बॉस। आज भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई के सारे धागे खोलकर रख दिए ये आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल 7 मई को भारत के 22 मिनट के ट्रेलर ने पाकिस्तान को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों में से 7 को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा कि उसकी परमाणु हमले की धमकी हवा हो गई। पाकिस्तान की बस एक गलती का इंतजार था। ग्राउंड एक्शन के लिए भारत के टैंक तक तैयार थे। ये सब एक स्पष्ट राजनीतिक निर्देश और एक्शन की पूरी आजादी की वजह से हो सका। यही नहीं, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है मुनीर, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. यानी सेना प्रमुख कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं ने मिलकर जबरदस्त काम किया और सबसे बड़ी बात, पूरी पॉलिटिकल फ्रीडम मिली हुई थी, पॉलिटिकल निर्देश था, फ्रीडम मिली थी, जो मारना मारो।
आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सिर्फ 22 मिनट के एक्शन से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। पाकिस्तान भयंकर पिटा था, यह बात पूरी दुनिया मानती। आपको एक नई इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में भी बताता हूं। एक यूरोपियन थिंक टैंक यानी HIAA, हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान कोई भी प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ भारत ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के भीतर बहुत अंदर बने अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत के हमलों में सटीकता दिखी। HIAA ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस करने के लिए ऐसी सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया जिन्हें पब्लिक किया जा चुका है। ये रिपोर्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए तमाम आकलनों के आधार पर तैयार की गई है। सबसे खास बात यह है कि हंगरी के एनालिस्ट को काफी बैलेंस और न्यूट्रल माना जाता है। पहले भी वो बिना किसी लाग लपेट के सच सामने रखते आए और वही अब कह रहे हैं कि भाई भारत ने बहुत मारा था पाकिस्तान को। आज आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में भी बताया जिसके बाद पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया था सीज फायर के लिए। सुनिए क्या खुलासा किया उन्होंने। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। यानी पाकिस्तान को पता था कि भारत बहुत बुरा मारने जा रहा है, इसीलिए वो गिर गया चरणों में। 22 मिनट में पाकिस्तान का धुआं धुआं कर दिया गया। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान बार बार दावा करता रहा कि चीन के हथियारों के दम पर उसने शानदार प्रदर्शन किया, वो अब तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत तो दे नहीं पाया। जबकि अमेरिका की संसदीय रिपोर्ट में भी यह खुलासा हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपने कबाड़ हथियारों की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया और भारत ने इन हथियारों का धुआं धुआं करके रख दिया। इससे चीन के हथियारों की पोल दुनिया के सामने खुल गई। आप देखिए कि पाकिस्तान को चीन से मिली PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें टारगेट भेदने में नाकाम रही। चीन का J-10 सी फाइटर जेट भी ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गया। पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल के हमले रोकने में फेल हो गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को चीन से मिले विंग लूंग 2 ड्रोन्स को खिलौनों की तरह गिरा दिया, जिनका मलबा भी पूरी दुनिया ने देखा। और बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। चीन के जिन हथियारों के दम पर मुनीर भारत को चुनौती देने की सोच रहा है, वो चीन के हथियार लगातार ठस साबित हो रहे हैं बॉस, और इसीलिए चीन के ये हथियार फिर पाकिस्तान को धोखा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार भारत की एडवांस मिसाइलों और एयर डिफेंस के सामने टिक नहीं पाए। वेनेजुएला में एंटी स्टील्थ बताए गए चीनी रडार शुरुआती हमलों में ही बेअसर हो गए। ईरान के इजराइल पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में चीनी मिसाइल और ड्रोन टारगेट तक पहुंच ही नहीं सके। अब आप यह देखिए कि चीन से मिले जिन हथियारों के दम पर मुनीर उछल रहा है, भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है, चीन के इन हथियारों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को भी धोखा दे दिया। भाई, वेनेजुएला अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए चीन से मिले रडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगाए बैठा था। चीन के जिन रडार और एयर डिफेंस के दम पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो खुद को सुरक्षित माने बैठे थे, उनकी पोल जो है वो अमेरिका ने 2 मिनट में खोल दी। साल 2000 के बाद से वेनेजुएला को भी चीन ने अमेरिका का डर दिखाकर बड़ी संख्या में कबाड़ हथियार बेच दिए। वेनेजुएला ने चीन से खरीदे JY-27A एंटी स्टील्थ रडार को तैनात किया हुआ था। चीन का दावा है कि यह रडार 300 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट का पता लगा लेता है। इसके अलावा वेनेजुएला ने अपने एयर स्पेस की सुरक्षित बनाने के लिए चीन के लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले रडार JYL-1 और JY-11 भी खरीदे, और ऐसे कम से कम 12 रडार तैनात किए थे वेनेजुएला ने। यही नहीं, वेनेजुएला ने चीन का FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ था। लेकिन भाई साहब, चीन का माल वही रस्ते का माल सस्ते में वाला हिसाब है। चल गए तो चल गए, नहीं तो खत्म है मामला। वो फिर नहीं चले। अमेरिका वाले आए,
ये रडार जो है वो ठस साबित हुए, वो मादुरो को उठा के लेकर चल गए। अब मुनीर इन्हीं हथियारों के भरोसे बैठा है, तो चीन के ये हथियार धोखा नहीं देंगे तो और क्या देंगे? चीन के इन हथियारों को अमेरिकी मूवमेंट की भनक भी नहीं लगी भाई। अमेरिका ने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया और अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट वेनेजुएला की राजधानी काराकास में उतर गए। 150 से ज्यादा। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि चीन के जो हथियार वेनेजुएला में कबाड़ साबित हुए, उनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है भाई। तो चीन का धोखा पाकिस्तान खाएगा। अब भारतीय सेना जो है ना, रगेद रगेद के मारेगी। जिस तरह पहले ऑपरेशन सिंदूर और वेनेजुएला में घुसकर अमेरिकी ऑपरेशन हुआ, एक के बाद एक हर बैटल ग्राउंड में चीन के हथियार ठस्सी साबित हो रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया चीन के हथियारों से दूरी बनाने लगी। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक असल युद्ध के मैदान में चीन के रडार अंधे साबित हुए। उसकी मिसाइलें टारगेट से भटकती नजर आईं और ड्रोन आसमान से गिरते दिखे। ग्लोबल लेवल पर चीन के हथियारों के एक्सपोर्ट में 5.4% की गिरावट आ गई है और यह गिरावट कोई सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, भरोसे में आई दरार का सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों ने या तो चीन के हथियारों के ऑर्डर घटा दिए हैं या दूसरे सप्लायर्स की तलाश शुरू कर दी है भाई। यानी चीन का हथियार दुनिया खरीदने से कन्नी काट रही है। हालांकि चीन ने माहौल खूब बनाया, रफेल गिर गया, रफेल गिर गया, रफेल गिर गया। पाकिस्तान वाले भी झुट्टे, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 11, कभी 9 गिराने लगे रफेल। अपने यहां लोग पूछने लगे कितने रफेल गिरे बताइए, लेकिन सच थोड़ी छुपता है। दुनिया को दिख गया कि चीन का हथियार चल नहीं रहा भाई, एकदम बेकार मामला है। पाकिस्तान की टेंशन यह है कि उसने तो फाइटर जेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि वॉरशिप और सबमरीन भी चीन से ही खरीदा हुआ है। SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने 2014 से 2024 के बीच जितने भी हथियार खरीदे, उसमें से 81% चीन के हथियार है। बताइए, पाकिस्तान के पास चीन से खरीदा HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के पास चीनी फाइटर जेट है जैसे JF-17 और J-10C। पाकिस्तान की मिसाइल PL-15 भी चीन से खरीदी हुई है। पाकिस्तान के विंग लूंग और CH-4 रेनबो ड्रोन्स भी चीन के हैं। पाकिस्तानी सेना में BT-4 टैंक भी चाइना का है और तो और पाकिस्तान की सबमरीन और वॉरशिप्स भी चाइना की हैं। यानी जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के भरोसे बैठा है। और पहले ईरान, फिर वेनेजुएला और इस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में खुद पाकिस्तान देख चुका है कि चीन के हथियार तो ठस्सी हैं। अब मुनीर कपड़े उठा के देख रहा है कि देखें इसके नीचे कुछ ढंग का माल मिल जाए। जहां उठाता देखता मेड इन चाइना। उसका दिल बैठा जा रहा है, ड्रोन भेज रहा है देखने के लिए कि देखो भारतीय सेना तो नहीं आ रही है। इस सब के बीच भारत की तैयारियों को लेकर मुनीर इसलिए भी तनाव में है क्योंकि भारत ने ऐसी मिसाइल का सफल टेस्ट किया है जो टारगेट को दौड़ा कर मारने का दम रखती है। DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट कर दिया। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने मूविंग टारगेट को सटीक निशाना लगाकर ध्वस्त कर दिखाया। इस मिसाइल के टेस्ट से पाकिस्तान का डर क्यों बढ़ गया है, इसके लिए आपको इसकी खासियतें समझनी है। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से तैयार ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक या आर्म्ड व्हीकल पर ऊपर से हमला करती है, जिसकी वजह से आधुनिक टैंक्स की ERA यानी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को आसानी से भेद देती है, जो टैंक की सबसे कमजोर जगह होती है। यह मिसाइल दिन रात, बारिश, बादल, किसी भी कंडीशन में काम करती है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। इससे सेना के जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर लेकर कहीं भी जा सकते हैं और इसकी रेंज करीब 2.5 किलोमीटर की है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने का ऐसा खौफ है कि वो भारत की तैयारियों को देखने के लिए बॉर्डर के पास ड्रोन भेज रहा है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते दिखे। इन ड्रोन्स को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान की घबराहट का सबूत बताया। सुनिए। ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। भारतीय सेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया कि बॉर्डर के पास फिर से एक्टिव हो रहे टेरर कैंप्स पर भी उनकी नजर बनी हुई है और अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से इतनी सी भी हरकत हुई तो अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। टेरर कैंप्स पर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की एक खुली चेतावनी सुन लीजिए। तकरीबन
8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। यानी सेना प्रमुख ने क्लियर भी कर दिया कि जो हमारा इरादा है, वो इरादा क्या है पब्लिक समझ ही रही है, उसको अंजाम दे देंगे। और देखिए एक्शन तो होगा बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान अब बस कहने वाला तो है नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.